अस्सलाम वालेकुम। ये कहना कि पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर एक बहुत बड़े बहरान की तरफ, एक पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, किसी हद तक मुबालगा आराई इसलिए लगेगा कि पाकिस्तान में मिलिट्री हुकूमतों को छोड़ के जो मिलिट्री जनरल्स रन गवर्नमेंट्स थी, जैसे फील्ड मार्शल अयूब खान की गवर्नमेंट थी, जनरल ज़िया उल हक की गवर्नमेंट थी और फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, इन गवर्नमेंट्स को छोड़ के कभी भी कोई पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट थी ही नहीं जो बैठ के पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, उसके रीजनल ताल्लुकात के ऊपर, उसकी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर ज़्यादा जम के काम कर सकती। लेकिन उसके बावजूद जब मैं ये कहता हूँ कि अब पाकिस्तान की सियासत एक बहुत बड़े बहरान की तरफ बढ़ रही है, तो मेरा मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तान एक ऐसे क्राइसिस की तरफ जा रहा है जिसका सलूशन गालिबन मुझे महसूस होता है, किसी ने कहा नहीं है, मुझे महसूस होता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 3.5-4 बरस में, 4 बरस से भी ज़्यादा, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे जो तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसके खिलाफ जो चांद मारी हुई है, बम्बार्डमेंट हुई है नेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से, सोशल मीडिया से, सियासी लीडर्स की तरफ से उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, उसके नतीजे में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसका वो जो साख और रोब है, वो पहले जैसा नहीं रहा कि तमाम फरीक जो हैं उसकी बात मान लें। और इस वक्त जिस किस्म का माहौल बन रहा है और जिस किस्म के खदशात पैदा हो रहे हैं, अगर वो सही साबित हुए तो उसके नतीजे में, यानी जो बेसिक आर्गूमेंट है चेंजिंग हॉर्सेस इन द मिड स्ट्रीम, हर मिलिट्री ऑफिसर, हर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हर जनरल इस बात से वाकिफ है, पुराना इंग्लिश का फ्रेज है, व्हेन यू चेंज योर हॉर्सेस इन द मिड स्ट्रीम, तो फिर बहुत बड़ी तबाही जो है आती है। तो आई डोंट नो कि हकीकत क्या है, लेकिन मैं आपके सामने एक एनालिसिस जो है इस हवाले से प्रेजेंट करना चाहता हूं कि क्यों पाकिस्तान की सियासत एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ बढ़ी। देखिए, ये बहुत ज़रूरी, मैं सबसे पहले आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले पिछले हफ्ते मैंने जो वीडियो की थी जिसका उन्वान ये था, अमेरिका वांट्स टू रिमूव इमरान खान गवर्नमेंट, उस वीडियो को देखे बगैर आज की इस वीडियो को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। वो बड़ी अहम वीडियो थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये एक तारीखी नौइयत की वीडियो है, इसे संभाल के रखिएगा। और उसका जो रिजल्ट है उस वीडियो की व्यूवरशिप का, वो भी बहुत ही हैरानकुन हद तक मैं मुझसे मुतासर हुआ जो उसका रिजल्ट था। और मुतासर इसलिए नहीं हुआ कि उसको कोई तकरीबन लाख के करीब लोगों ने देखा है, मैं मुतासर इसलिए हुआ कि आम तौर पर जो वीडियो हम करते हैं, कोई भी ब्लॉगर वीडियो करता है, उसको ज़्यादातर 2 बैंड है एज प्रोफाइल के जो देखते हैं। एक 18 से 24 बरस की उम्र का एज प्रोफाइल और दूसरा 24 से 35 बरस की उम्र की एज प्रोफाइल, और 35 ईयर्स के ऊपर की जो व्यूअरशिप है वो बहुत कम होती है। लेकिन जो पिछले हफ्ते की वीडियो है जिसका उन्वान है अमेरिका वांट्स टू रिमूव इमरान खान गवर्नमेंट, इसे 18 से 24 बरस के बैंड में सिर्फ 8% देखा गया है, और 24 से लेकर 65 ईयर्स एंड प्लस तक के एज बैंड में इसे तकरीबन 92% के करीब देखा गया है। मैं कोशिश करता हूं कि स्क्रीन के ऊपर आपको वो स्टेटिस्टिक दिखा सकूं जिसमें आप देखेंगे कि कितनी ज्यादा परसेंटेज में इसे 24 और 35 और 44 और फिर 45 एंड 55 और फिर 55 से 55 से 65 जो उम्र है उसमें, यानी 65 बरस की उम्र बैंड में इस वीडियो को देखा गया। तो इस लिहाज से ये एक ऐसी वीडियो थी जो एक बड़ी मैच्योर व्यूअरशिप तक पहुंची, जिसके नतीजे में मुझे दर्जनों बड़े इंपॉर्टेंट लोगों की फोन कॉल्स आई। उन्होंने मुझे अपना फीडबैक भी दिया पाकिस्तान की तारीख के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, और उस फीडबैक की मदद से मैं ये वीडियो जो है अब आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। देखिए, मेरा तीसरा पॉइंट यह है कि अब से चंद घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने पंजाब में हाफिजाबाद में एक बहुत ही एक्साइटेड पुरजोश किस्म के हजूम से, खासा बड़ा हजूम था, खासा बड़ा क्राउड था, नौजवान क्राउड था, लेकिन उसकी खास बात ये थी कि वो बहुत ही पैशनेट था, बहुत पुरजोश था, वो बड़ा कम्युनिकेटिव क्राउड था, वो नारों का जवाब दे रहा था, वो बड़ा आवाज़ से आवाज़ मिला के बात करता था, लबैक कर रहा था। इस किस्म के एक क्राउड से उन्होंने एक बड़ी भरपूर किस्म की तकरीर की। लेकिन उस तकरीर के आखिर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह कहा कि इंशाअल्लाह ताला ये जो अपोजिशन की साजिश है, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इसे नाकामी होगी, इसे शिकस्त होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एनालिसिस ये है, मेरी फीलिंग ये है, जो मैं मुसलसल लोगों को, ये किसी ने मुझे एग्जैक्टली इन वर्ड्स में नहीं कहा, लेकिन मुख्तलिफ अहम लोगों की बातें सुन के और दोनों साइड्स पे और पूरा एक एनालिसिस करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके कैबिनेट के जो की लोग हैं वो इस नतीजे पे पहुंच
पहुंच चुके हैं कम अज कम 24 घंटे पहले तक। हाफिज आबाद के जलसे से भी आप कह लें कि 18 घंटे पहले तक उस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को हम नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे, हर तरह से कोशिश करेंगे ये नाकाम हो जाए। लेकिन अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो भी जाती है, हुकूमत फॉल भी कर जाती है अगले 10 दिन में, यानी 20 तारीख से पहले पहले, तो ये कोई बहुत बड़ी कयामत नहीं होगी, बिकॉज हुकूमत को साल सवा साल में वैसे भी घर जाना ही था, उसको इलेक्शन कराने ही थे। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पार्टी का, तहरीक इंसाफ का, खुद इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल आने वाले सालों में क्या है, उन आने वाले सालों की अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और हुकूमत चाहे 10 दिन में जाए या फिर मैं 2-3 फिगर्स आपके सामने रखता हूं, 10 दिन में जाए, ये 3 महीने में जाए, ये 6 महीने में जाए, या फिर 12 से 15 महीने में, ये 15 से 18 महीने में जाए, हुकूमत को जाना ही है। असल इशू है कि क्या हुकूमत एक अच्छी लेगेसी के साथ जा सकती है, या हुकूमत एक ट्रबल लेगेसी लेके जाएगी, फेलियर की लेगेसी लेके जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है इस स्टेज पे, जिसके ऊपर गुज़िश्ता कई दिनों से खामोशी से सोचो विचार हो रहा है। और ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें जो की डिसीजंस हैं वो क्यों बन रहे हैं। अच्छा, मेरा चौथा पॉइंट ये है कि हुकूमत ने बाय एंड लार्ज इस चीज़ की तैयारी कर ली है। मेरे पास एक जहाँ मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास एक छोटा सा ऑफिस है जो डी चौक के करीब है। और जब ये ऑफिस मैंने लिया था तो हम बड़े खुश थे कि बड़ी खूबसूरत जगह पे ले लिया। हम बड़े तंग हैं बिकॉज हर हफ्ते यहाँ कोई ना कोई आ जाता है। कभी यहाँ उस्ताद आए होते हैं, कभी स्टूडेंट्स आए होते हैं, कभी एक सियासी जमात आती है, कभी कोई मजहबी ग्रुप आता है। और अब मैं देख रहा हूँ कि गुज़िश्ता 2 घंटे से यहाँ तहरीक, पिछले चंद दिन पहले बिलावल भुट्टो यहाँ पे आए हुए थे, फिर ये सारा इलाका बंद हो गया, दफ्तर बंद करना पड़ता है, कोई आ नहीं सकता। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त यहाँ तहरीक इंसाफ की थोड़ी तादाद में वर्कर्स भी इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने अपना म्यूजिक और अपना रिकॉर्ड और अपनी स्क्रीन जो है यहाँ पे रखती हैं। ट्रैफिक वगैरह जो है वो बंद हो गई है। अब खुदा बेहतर जानता है कि यहीं से इनके जलसे का आगाज होने वाला है, कल जलसा होने वाला है, परसों जलसा होने वाला है। लेकिन एक सिचुएशन जो है वो डेवलप कर रही है एक इंपॉर्टेंट डिसीजन के हवाले से। अच्छा, इस डिसीजन तक तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, इमरान खान या उनकी कैबिनेट के लोग, वो कैसे पहुंचे हैं। एक कम अज कम कैबिनेट मेंबर, बल्कि एक से ज़्यादा से जब मेरी बात हुई तो उनकी थिंकिंग ये थी कि ऑपोजिशन कम अज कम अगस्त सितंबर से यहाँ आने की कोशिश कर रही है, कोई उनको लेकर आ रहा है, वो खुद एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं। वट एवर द रियलिटीज, बॉटम लाइन ये है कि कम अज कम इसमें 7 माह की, 28 से 30 हफ्तों की मेहनत है, गुफ्तो शनीद है, टॉक्स हैं, नेगोशिएशंस हैं, आपस में ट्रस्ट बिल्डिंग की गई है, एश्योरेंसेस जो हैं वो दी गई हैं, किसी क्वार्टर से शायद एश्योरेंसेस दी गई हैं जैसे सुनने में आता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक लफ्ज़ जो है न्यूट्रलिटी, उसे बार बार अपोजिशन के रहनुमा इस्तेमाल करते हैं। टेलीविज़न के प्रोग्राम की हद तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग की हद तक, खास करके मौलाना फजल रहमान जो है, उन्होंने एक लफ्ज़ न्यूट्रल जो है वो बार बार इस्तेमाल किया। और टेलीविज़न की हद तक, जहाँ पब्लिक स्पेस होती है, जहाँ फॉर्मल प्रेजेंस होती है, वहाँ ये लफ्ज़ न्यूट्रल जो है उसे सैकड़ों दफ़ा, हज़ारों दफ़ा गुज़िश्ता चंद माह में इस्तेमाल किया गया। लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या इसकी रियलिटी? बिहाइंड द सीन्स ये है कि जब अपोजिशन के रहनुमाओं ने दूसरी अपोजिशन के लीडरों को ऑन बोर्ड लाने के लिए नेगोशिएशंस की, टॉक्स की, या तहरीक इंसाफ के लोगों को उन्होंने अप्रोच किया, या एलाइज को उन्होंने अप्रोच किया, या इंडिपेंडेंट्स को उन्होंने अप्रोच किया, तो वहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि मामला न्यूट्रलिटी का है। वहाँ उन्होंने खुल के यह कहा कि हमारी डील हो चुकी है, हमारे से मामला तय पा चुके हैं, इमरान खान की हुकूमत को जाना होगा, हमें एश्योरेंसेस दे दी गई हैं, एश्योरेंसेस एक्सटेंड कर दी गई हैं। और ठीक है कि किसी अदालत के अंदर किसी कागज़ के जरिए, किसी ऑडियो वीडियो टेप के जरिए शायद इसको साबित ना किया जा सकता हो, लेकिन तमाम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फील्ड है उसने कम से कम ये बात एब्जॉर्ब कर ली है कि हुकूमत के जाने की असल वजह है कि न्यूट्रल एंटिटी न्यूट्रल नहीं है, बल्कि न्यूट्रल एंटिटी जो है उसने मिड स्ट्रीम अपने हॉर्सेस चेंज कर लिए हैं, अपनी उसकी डायरेक्शन जो है उसने रिवर्स कर ली। अब ये सही है, ये गलत है, इसकी इंप्लीकेशन क्या है? इसकी इंप्लीकेशन ये है कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जो सो कॉल्ड न्यूट्रल एंटिटी है पाकिस्तान की, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पहले से भी कम रह जाती है। जब मैं कहता हूँ कि ये एहसास डेवलप कर गया है कि पाकिस्तान का इस वक्त का जो पॉलिटिकल ढांचा है वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गया है, तो इस चीज़ को समझने के लिए, ब्रेकिंग पॉइंट को समझने के लिए हमें पाकिस्तान की सियासी तारीख पे नज़र दौड़ानी बहुत ज़रूरी है। अगर हम जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल के बाद जहाँ से दोबारा सिविलियन गवर्नमेंट्स का आगाज़ होता है उस पूरी टाइम लाइन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी की हुकूमत मारज़ वजूद में आती है कहीं दिसंबर 1988 में, 1988 में ये 20 माह हुकूमत चलती है और अगस्त 1990 के अंदर उस वक्त के सदर इसका खात्मा कर देते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके पास मेजॉरिटी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने खिलाफ होने वाली तमाम साजिशों का मुकाबला भी करती है, उसके खिलाफ
उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी एक नो कॉन्फिडेंस वोट लाने की कोशिश करते हैं, जिससे बेनज़ीर की हुकूमत बच जाती है। और उसके अलावा फिर उसके खिलाफ एक बड़ी मशहूर कॉन्स्पिरेसी होती है जिसे आज नौजवान वाकिफ नहीं होंगे, जिसे मिडनाइट, जिसे कॉन्स्पिरेसी ऑफ द मिडनाइट जैकल या मिडनाइट जैकल ऑपरेशन कहा जाता है, जिसमें 2 ऑफिसर्स जो हैं उनके ऊपर बाद में इल्ज़ाम लगता है। इल्ज़ाम तो उस वक्त के आर्मी चीफ के ऊपर भी लगता है, जनरल मिर्ज़ा असलम बेग पे, लेकिन वो मुकर जाते हैं, वो उससे बच जाते हैं। लेकिन कम से कम 2 ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ ऑफिशियल लीगल कार्रवाई होती है जैक ब्रांच की तरफ से और उन्हें निकाला जाता है। लेकिन मतलब कहने का ये है कि बेनज़ीर की गवर्नमेंट को गिराने की एफर्ट्स और कॉन्स्पिरेसीज तो रिपीटेडली होती हैं, जिनसे वो बच भी जाती है। जब एक जगह छुरी से बचते हैं, दूसरी जगह छुरी से बचते हैं, तो फाइनली प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान अपना हक इस्तेमाल करते हैं 8th अमेंडमेंट में और हुकूमत को घर भेज देते हैं। उसके बाद हम अगली हुकूमत को देखते हैं, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट आती है, जो आती है 1990 में और चलती है तकरीबन 3 बरस 1993 तक। शुरू से इस गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान के साथ बड़ी टेंस रिलेशनशिप है और तकरीबन 3 मिलिट्री चीफ्स जो हैं ये गवर्नमेंट भुगताती है। और बिल आखिर, हालांकि वो मुख्तलिफ टेंशन में से निकलती है, एक सुप्रीम कोर्ट भी उसके फेवर में एक डिसीजन कर देती है, पंजाब के साथ भी उसकी टसल रहती है, लेकिन फाइनली 3 साल से ज़्यादा ये हुकूमत भी अपनी मुद्दत जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकती। उसके बाद एक और हुकूमत आती है जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 1993 में, जो 3 साल चलती है और 96 में वो अपने ही प्रेसिडेंट के साथ, उस गवर्नमेंट के खिलाफ भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, बहुत सी एफर्ट्स होती हैं, लॉन्ग मार्चेस होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद वो भी 5 साल मुकम्मल नहीं करती, बल्कि अपने ही प्रेसिडेंट के साथ ऐसी टेंशन पैदा हो जाती हैं कि प्रेसिडेंट फारूक लगारी जो हैं वो उस हुकूमत को 8th अमेंडमेंट का इस्तेमाल करके उस हुकूमत को ख़त्म कर देते हैं। उस वक्त तक आर्गूमेंट ये होता है कि चूंकि 8th अमेंडमेंट की तलवार हर हुकूमत के सर पर लटक रही है, इसलिए 8th अमेंडमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो जब नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी लेके आते हैं और पीपल्स पार्टी जिसके पास 17-18 सीटें हैं वो उनके साथ अपनी फोर्सेस ज्वाइन करती है नेशनल असेंबली में, और दोनों ये जमातें पीपीपी और पीएमएलएन मिलकर 8th अमेंडमेंट का खात्मा कर देते हैं 1997 में। उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब की ये हुकूमत, जिसके पास 2/3 मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी है, वो बमुश्किल 2 बरस कंप्लीट करती है। उसकी ऐसी कॉन्फ्रंटेशन डेवलप करती है मिलिट्री जनरल, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ के साथ, कि ये गवर्नमेंट अक्टूबर 1999 में ये गवर्नमेंट भी कोलैप्स कर जाती है। उसके बाद जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आती है जो 8 बरस से ज़्यादा अपनी टर्म मुकम्मल करती है। उसके बाद जो पहली सिविलियन गवर्नमेंट आती है प्रेजेंट, जिसका बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर इस टर्म में गुजरते हैं, लेकिन ये हुकूमत जो है ये बड़ी फ्लेक्सिबल है, बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग है, हर किस्म का ये कॉम्प्रोमाइज करती है और ये अपनी टर्म मुकम्मल करती है विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंटैक्ट। इसके बाद जो दूसरी अगली हुकूमत आती है नवाज शरीफ साहब की 2013 में, उसके पास एक सिंपल मेजॉरिटी है। इनफैक्ट जो 2013 में रिगिंग के इल्जाम लगे इसी वजह से लगे कि नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि मैं कम अज़ कम मेरे पास सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए ताकि मैं एक डिसाइसिव हुकूमत कर सकूं और मैं क्रचेस के ऊपर ना हूं, मैं अपने एलाइज के ऊपर या इंडिपेंडेंट्स पे मेरा जो है भरोसा नहीं होना चाहिए, सहारा मेरा नहीं होना चाहिए, ताकि मैं डिसीजन मेकिंग कर सकूं। उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी गई, लेकिन नतीजा ये निकला कि 3 साल के बाद ही उनकी हुकूमत शदीद क्राइसिस का शिकार हो गई और ख़ुद एज प्राइम मिनिस्टर वो फारिग हुए 4 बरस में 2017 के जुलाई में। उनकी पार्टी ने ज़रूर कंटिन्यू किया, लेकिन जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था गवर्नमेंट का वो ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या डिमोलिश हो गया 4 बरस के बाद। उसके बाद ये हुकूमत आई है, अब इस हुकूमत को अभी 4 बरस पूरे नहीं हुए और ये गवर्नमेंट जो है यहाँ पर चूँकि शायद अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस गवर्नमेंट का क्राइसिस तो आपके सामने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, स्टार्टिंग फ्रॉम 1988 से अब तक जो टाइम पीरियड है, 12 बरस पिछली सदी के और 22 बरस इस सदी के, तो ये 40 बरस गुजर जाते हैं। ये जो 40 ईयर्स की हमारी हिस्ट्री है, इससे ये पता चलता है एक्सक्यूज कुछ भी हो सकता है। कहीं आप कहेंगे कि उस्मान बुज़दार एक्सक्यूज है, कहीं 8th अमेंडमेंट की वजह से हो गया, कहीं कुछ और हो गया, कहीं कारगिल की जंग हो गई, कहीं कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, कहीं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हो गए, कहीं कुछ और हो गया, कहीं कुछ और हो गया। लेकिन बेसिक बात है कि पाकिस्तान की जो सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो एक परसिस्टेंट इंस्टेबिलिटी से सफ़र करती हैं और वो अपनी मुद्दत को कंप्लीट नहीं कर पाती। ये वो बैकग्राउंड है जिसे मद्देनज़र रख के तहरीक इंसाफ के ये कैबिनेट मेंबर्स, जो खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो किचन कैबिनेट है, उनके आगे पीछे रुफ़क़ाए-कार हैं, वो बहुत तेज़ी से इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। अगर किसी को कोई रिटन गारंटीज या एश्योरेंसेस हैं तो वो ना दी जाएँ। बहरहाल कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए हुकूमत को बचाने के लिए जिसके नतीजे में मुस्तकबिल की सियासत जो है वो मुश्किल का शिकार हो जाए। अब हम देखते हैं कि इस मौके पे पीएमएलएन जो मेन फोर्स है
जो मेन हंग्री एंग्री एलिमेंट है ऑपोजिशन के अंदर, और ये हंग्री और एंग्री एलिमेंट मैं किसी कंटेम्प्ट से नहीं कह रहा, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो ऑपोजिशन की सारी जमातों का महाज है उसमें बेसिकली तौर पे दो फोर्सेस हैं। एक PMLN है जो एक्चुअल फोर्स उसके अंदर है, जिसका गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर तलब भी बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर पैशन भी बहुत ज्यादा है। जो एक्चुअल एनिमी है PTI की वो PMLN है, और दूसरा जो एनिमी है वो मौलाना फजल रहमान है। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जिसपे पीपल्स पार्टी है जिसके पास 55 या 56 सीटें, ये बेसिकली सेकेंडरी प्लेयर्स हैं। सेकेंडरी प्लेयर्स इसलिए हैं कि उनका वजन तो इंपॉर्टेंट है, उनकी अहमियत तो है, लेकिन उनके पास बहुत कुछ है। उनकी बसात में, उनकी बकेट के अंदर, उनकी कैबिनेट में बहुत कुछ है, उनके पसंद की गवर्नमेंट है। इसी तरह PMLQ के पास जो है पंजाब की स्पीकरशिप है, वहाँ पे उनके पास फेडरल गवर्नमेंट में भी उनके पास मिनिस्ट्रीज हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी मिनिस्ट्रीज हैं। तो यहाँ पर जो मेन फोर्स मल्टीप्लायर हैं वो बेसिकली PMLN है और मौलाना फजल रहमान है। अब PMLN जो मेन डिसीजन मेकर है इस पूरे अलायंस के अंदर, उसकी मेन डिजायर ये है कि एक गवर्नमेंट जब आ जाए विद द हेल्प ऑफ पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान एंड द एलाइज, जब एक गवर्नमेंट आ जाए तो 3 से 4 माह ये गवर्नमेंट चले, जिसमें इलेक्शन लॉ के हवाले से रिफॉर्म्स की जाए और शायद नैब के हवाले से भी कोई कानून में तब्दीली की जाए, और उसके बाद 3-4 माह ये हुकूमत चला के 2 माह की एक इंटरिम गवर्नमेंट हो और फिर जनरल इलेक्शन करा दिया जाए। अगर हम इस टाइम टेबल पे जो हमारे कानून तक पहुंच रहा है हम इसे देखें तो फिर पाकिस्तान में अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में PTI की गवर्नमेंट फॉल कर जाती है, नवाज शरीफ सपोर्टेड गवर्नमेंट सामने आ जाती है, जिसके बाद ज़ाहिर है कोई रोक नहीं सकता, जब PMLN मेन कंपोनेंट होगी तो फिर ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी को कोई रोक नहीं सकता, और ये सारे लीगल केसेस वगैरह हैं ये बिल्कुल रेत के ढेर की तरह साबित होंगे। तमाम अदालतें माजी के तौर पर, अगर हम माजी की प्रैक्टिस को देखें 2008 और 9 को, तो शायद अदालतें कोई रेजिस्टेंस ऑफर ना कर सकें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। और हिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, फ्यूचर का मुझे नहीं पता, लेकिन उससे ज़ाहिर आप उसकी बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं और फिर नवंबर या दिसंबर के अंदर एक जनरल इलेक्शंस हों, यहाँ तक तो बात बड़ी स्मूथ लगती है, स्मूथ सेलिंग लगती है। लेकिन अब इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जैसे तहरीक इंसाफ की साइड से देखा जा रहा है, वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ ये हैं कि आप अगर नंबर्स गेम को देखें तो नून के पास इस वक्त 84 सीटें अपनी हैं, PPP के पास 55 या 56 सीटें हैं और मौलाना फजल रहमान के पास 15 सीटें, यानी तीनों सियासी जमातों को अगर आप इकट्ठा कर लें तो 155 के करीब सीटें हाउस में बनती हैं, और कम अज़ कम 172 चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। तो इसका मतलब है कि आपको कम अज़ कम भी 18-19 सीटें और चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, और इफेक्टिव लेजिस्लेशन करने के लिए तो ज़ाहिर है आपको 190 या 200 लोग चाहिए। इसका मतलब जितने एलाइज हैं, जिसमें MQM है, जिसमें PMLQ है, जिसमें GDA है, जिसमें बाप है, इंडिपेंडेंट है, इसी तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, इन सबको मिल के एक कोएलिशन किस्म की गवर्नमेंट मिलेगी, जिससे PTI बाहर होगी, बाकी सब एक साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे, और यूं 200 के करीब सीटें जो हैं उसमें ज़ाहिर है कि PTI के जो सो कॉल्ड रेबल्स हैं, ये डिसिडेंट्स हैं जो PTI के खिलाफ तवक्को की जा रही है कि वोट डालेंगे, जिनकी तादाद इस वक्त 15 के करीब बताई जाती है, वो भी उस कोएलिशन का, उस फ्रंट का हिस्सा होंगे जो इलेक्शन के लॉज को रिफॉर्म करने के लिए लेजिस्लेशन करना चाहेगा, और शायद मैप के हवाले से भी लेजिस्लेशन करना चाहे। अब इट्स इंपॉर्टेंट टू बेसिकली सी एक कॉम्प्लेक्सिटी तो फौरी तौर पे ये भी आ जाती है सामने हमारे, वो ये कि जो लोग PTI को छोड़ के वोट डालेंगे PTI के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, उनका फ्यूचर क्या होगा। चूंकि PTI ने अपनी एक अल्टरनेट इंटरप्रिटेशन की तशरीह ऑफर कर दी है आर्टिकल 63A की, जिसके तहत वो ये समझते हैं कि ये लोग तो जो है ये वोट डालते ही या वोट डालने के अमल का इजहार करते हुए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और इनका वोट जो है उसको शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस इंटरप्रिटेशन और तशरीह का भी इन लोगों के ऊपर एक सर्टेन किस्म का वजन पड़ रहा है, अगर इनके ऊपर इसका नफ्सियाती दबाव ना पड़ रहा होता, अगर वो सोचने पे मजबूर ना हो गए होते, तो फिर बिलावल ज़रदारी भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, बहुत ज़्यादा अपोजिशन के लोग, बहुत ज़्यादा वकील, बहुत ज़्यादा बार एसोसिएशन के लोग जो हैं इसके हवाले से अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए नजर ना आते, लेकिन इसे नज़रअंदाज करते हैं। हम आ जाते हैं इस सिचुएशन पे कि दो यहाँ पर व्यू पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक ये है कि आर्टिकल 63A जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो फ्लोर क्रॉसिंग को, हॉर्स ट्रेडिंग को और डिफेक्शंस को रोकता है, जिसे 14वीं अमेंडमेंट से 14th अमेंडमेंट से 1997 में नवाज शरीफ साहब की उस वक्त की हुकूमत में इंट्रोड्यूस किया था, और जिससे पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी रही है। तो ये बेसिकली तौर पे प्यूनिटिव है, यानी ये सिर्फ सजा देता है, ये रोक नहीं सकता, ये किसी को डिफेक्शन से रोकता नहीं है, मना नहीं करता, उसका रास्ता नहीं रोक सकता। डिफेक्शन इसके होते हुए भी डिफेक्शन मुमकिन है, आप वोट डाल सकते हैं, डिफेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको सजा मिलेगी, जिसे कानून की नज़र में
प्यूनिटिव कहते हैं। अगर इस चीज़ को हम मान भी लें कि सज़ा बाद में मिलेगी, तो ये जो 15 या 16 लोग हैं, इनकी बहरहाल पॉलिटिकल फॉर्चून का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने ही करना होगा। अगर तहरीक इंसाफ इनके एक्ट को चैलेंज करेगी, इनका जो डिफेक्शन का मामला है वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना ही पड़ेगा कि क्या डिफेक्शन को क्या कॉन्स्टिट्यूशन डिफेक्शन को रिवॉर्ड करता है। रिवॉर्ड इन द सेंस कि अगर लोग एक पार्टी की हुकूमत खत्म कर देते हैं, उसके नतीजे में जैसे अमूमन तासुर है कि उनको करोड़ों रुपए, अभी 18 करोड़ का फिगर कोट हो रहा है, उनको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, या उनसे दूसरी पार्टी का टिकट प्रॉमिस कर लिया जाता है, तो इसका तो मतलब यह है कि एक एक्ट जिसे कॉन्स्टिट्यूशन रोकना चाहता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन मायूब समझता है, बुरा समझता है, ईवल समझता है, मिसचीफ समझता है, जिसको पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बेसिस समझा गया है, उस एक्ट को फिर आप रिवॉर्ड करेंगे। किसी भी अदालत के लिए, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इस एक्ट को रिवॉर्ड करना जो है, ये कह के कि ठीक है चलें इन्होंने पार्टी चेंज कर ली, अब इनकी वो वाली मेंबरशिप पार्टी की खत्म हो गई है, अब ये दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं 6 माह के बाद, ये चीज अब के पाकिस्तान में खासी मुश्किल हो जाएगी। और ये अहम मुमकिन है कि यहां पर अदालत ये तजवीज़ करे कि इन्हें 5 साल के लिए अगर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन या लाइफ बैन नहीं होता इलेक्शन लड़ने में, तो जो एक्ट इन्होंने किया है, जो मायूब एक्ट है, जो बुरा एक्ट है, जो पोलिटिकली डिस्टेबलाइजिंग एक्ट है, जो अनएथिकल एक्ट है, जो बेशर्मी का बेहयाई का एक्ट है, इसके नतीजे में या तो इनकी लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये कम से कम 5 साल तक इनके लिए इलेक्शन लड़ने के लिए बार होना चाहिए। ऐसी किसी चीज का मोमेंटम इस आर्गुमेंट के अंदर मैं एक इंटेंसिटी आते हुए देखता हूं, जिसके नतीजे में ये जो 15 लोग हैं जिन्होंने प्रोमिसेस किए हुए हैं या जिनसे प्रोमिसेस किए गए कि आपको टिकट देंगे या उन्होंने कुछ पैसे वैसे पकड़ लिए, तो ये जो लोग हैं इनका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो भी किसी हद तक खतरे में होगा, मशकूक होगा। और फिर इतनी चूंकि बदनामी हो जाएगी तो जरूरी नहीं है, कुछ हल्कों से तो आप जीत सकते हैं PMLN के टिकट से, लेकिन हर हल्के से इलेक्शन जीतना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा, बिकॉज बदनामी बहुत होगी, इनके खिलाफ तू मैमा बड़ी होगी, हो सकता है इनको गंदे अंडे टमाटर वगैरह मारे जाए, तो ये भी एक एलिमेंट है। बहरहाल जब आप नंबर्स गेम की तरफ देखते हैं तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ आती है कि वेरी वाइजली एंड वेरी स्मार्टली नवाज शरीफ एंड PMLN ये रियलाइज करते हैं कि इतना बड़ा चूचों का मरबा जो है, जिसमें 3 सियासी जमातें इकट्ठी होकर भी सिर्फ 155 उनकी सीट्स बनती हैं, और जिनको महज हुकूमत बनाने के लिए 4, 5, 6 जमातें चाहिए, और जिनको एक इफेक्टिव लेजिस्लेशन करने के लिए पूरा हाउस ही चाहिए इस वक्त का माइनस द PTI, तो इसे सस्टेन करना बहुत देर तक मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए PMLN ये चाहती है कि इलेक्शन जो है हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान की हुकूमत को गिरा के हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 माह चलाई जाए, और उसके बाद जनरल इलेक्शंस का ऐलान किया जाए, एक इंटरिम गवर्नमेंट बने जो 2 महीने चले, और फिर नवंबर दिसंबर जो है उसमें इलेक्शन हो जाए। अब जब आप इलेक्शन की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, उस इलेक्शन को जीतने का भी आता है। PMLN की ज़ाहिर तवक्को तो यही है, ख्वाहिश ये है, उनकी एक एक्सपेक्टेंसी है कि वो पंजाब से अपने आप को 100 से ज़्यादा सीटें दिलवा देंगे। इस वक्त के हाउस में 2018 में उन्हें 65 सीटें मिली थी, उनका ख्याल है उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा धांधली हुई, प्रैक्टिकली स्पीकिंग 10 सीटें मारी गई होंगी, 15 सीटें मारी गई होंगी। जो नेचुरल स्ट्रेंथ है PMLN की वो शायद 80-90 होगी पंजाब के अंदर, बहुत बढ़ा लें तो 100 होगी, लेकिन 100 से PMLN का गुजारा नहीं होगा। उनको तो 2013 की तरह 120 से ज़्यादा सीटें चाहिए होंगी। 148 नेशनल असेंबली की गालिबन सीट्स हैं पंजाब से, उसमें से जब एक पार्टी 120 सीटें लेती है तो ये 81-82% सीटें बन जाती है, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में बगैर कोई ख़ास किस्म की जो एक एक्स्ट्रा इलेक्शन एफर्ट है उसके बगैर बन नहीं सकते। क्योंकि आम तासुर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस राजा सिकंदर हेड करते हैं, उसकी इमरान खान लेड PTI गवर्नमेंट के साथ तो शदीद लड़ाई है और बहुत बुरे ताल्लुकात हैं, और उनका एक झुकाव और सिंपथी PMLN की तरफ होगा, तो ऐन मुमकिन है कि PMLN इस नवंबर दिसंबर के होने वाले इलेक्शन में 100 से ज़्यादा सीटें सिर्फ पंजाब से ले ले, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में कोई बहुत ज़्यादा उसकी फिर भी चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन इससे पहले, इलेक्शन से पहले आ जाए, इलेक्शन में 100 सीटें पंजाब से लेने का माहौल तो तभी बन पाएगा PMLN के लिए अगर अभी से जो सिचुएशन डेवलप करती है, मार्च 2022 से लेकर नवंबर दिसंबर तक लोग जो हैं वो खुशी का सांस ले रहे हों, उनके माशी मसाइल हल हों, उनको सस्ती कीमतें मिलें, उनको पेट्रोल डीजल सस्ता, उनको बिजली, उनको पेट्रोल, उनको डीजल, उनको तेल, फर्नेस ऑयल चीज़ें सस्ती मिलें, उनको आटा, उनको शुगर, उनको तमाम चीज़ें सस्ती मिलें। ये करना किसी भी हुकूमत के लिए मौजूदा हालात में, जिस तरह से एनर्जी प्राइसेस राइज कर रही हैं, जिस तरह से सप्लाई चेन डिसरप्टेड हैं, जिस तरह से रूस और अमेरिका की जंग
की वजह से एडिशनल प्रेशर जो है वो पड़ गया है। तो ये डिलीवरी तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने क्लेम किया था, मैंने एनालिसिस ऑफर किया था कि इस आने वाली हुकूमत को एक बेहतर सूरत हाल तो सिर्फ तब मिलेगी, वो तभी पॉपुलर होगी, तभी अपने आप को चला सकेगी जब उसे अमेरिका और अमेरिका का कायम करदा ग्लोबल जो मालियाती ढांचा है वो उसे सपोर्ट करेगा। मालियाती ढांचा सपोर्ट करने का मतलब है कि अमेरिका खुद सपोर्ट करेगा, अमेरिका के विंग ऑफ आई से IMF सपोर्ट करेगा, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक सपोर्ट करेगा, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बरतानिया का वो सपोर्ट करेगा, यूरोपियन यूनियन सपोर्ट करेगी। ये मुमकिन है कि इस नई हुकूमत के आते ही एक डमी किस्म की नेगोशिएशंस हों और पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है, जहां से पाकिस्तान को बहुत महीने पहले निकल आना चाहिए था। और अभी जो फरवरी में प्लानरी सेशन हुआ है पेरिस के अंदर, वहां से तो पाकिस्तान का ना निकल सकने का वाहिद मतलब ये है कि FATF को जो पावर्स कंट्रोल करती हैं वो किसी पॉलिटिकल रीजनिंग की वजह से वेट कर रही हैं। वो पॉलिटिकल रीजनिंग इस नए हुकूमत के फॉल करने के बाद मिल सकती है। ये मुमकिन है कि नेक्स्ट सेशन में पाकिस्तान को FATF से निकाल दिया जाए और उसके बाद पाकिस्तान बहुत जल्दी एक नए IMF प्रोग्राम की तरफ चला जाए, जिसमें ज़्यादा पैसा भी मिल जाए और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी नरम हो। और आपको याद होगा कि अगर आप याद करें, जिनमें से आप लोग अखबार पढ़ते हैं या TV देखते हैं, कि 2013 से 2016 के दरमियान में भी पाकिस्तान ने $6 बिलियन से ज़्यादा IMF से कर्जा ले रखा था। लेकिन हर 3 दिन के बाद या हर एक हफ्ते या 10 दिन के बाद IMF पाकिस्तान को वार्न नहीं करता था, थ्रेट नहीं करता था। कभी लोगों को पता भी नहीं चला 2013 और 2016 के दरमियान कि पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम में, इसलिए कि IMF पाकिस्तान को तंग नहीं कर रहा था। 2019 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने IMF से $2 बिलियन लिए थे, अब शायद $3 बिलियन लिए हैं। लेकिन इस दरमियान में IMF ने हुकूमत को दर्जनों दफ़ा दबाया है, उसका टाइट किया है उसका स्क्रूज, और उसके तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर IMF की बहुत ज़्यादा मुदाखलत हुई है, बहुत ट्रांसपेरेंसी डिमांड की कि बड़ी मुश्किल कंडीशंस हुकूमत के लिए रखी गई हैं। और हर 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद हुकूमत को दावा करवाया गया है कि आपने ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना है, आपने यूटिलिटी की कॉस्ट ऊपर बढ़ानी है, आप ये सब्सिडीज़ नहीं दे सकते हैं, आपको तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ानी है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो जब तक अगर इस नई आने वाली हुकूमत को IMF की अमेरिका के मालियाती ग्लोबल ढांचे की मदद मिलती है, तो जो मैंने एनालिसिस आपको पिछली वीडियो में ऑफर किया था वो बिल्कुल सही साबित हो जाएगा। अगर इसको मदद नहीं मिलती, बिलफर्ज बदकिस्मती से अगर इसको मदद नहीं मिलती, तो फिर ये हुकूमत किस तरह से इतनी पॉपुलर हो पाएगी, ये एंटिटी, कि ये नवंबर दिसंबर के होने वाले इलेक्शंस में एक बहुत बड़ी कामयाबी का कम से कम एनवायरनमेंट, एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो कायम कर सके। तो ये वो चंद एनालिसिस के पॉइंट्स हैं जिनको समझना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखने वाला हूँ, मुझे 2 मिनट बड़े गौर से सुने। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये पॉलिटिकल इनकैपेसिटी है, ये पॉलिटिकल इनएफिशिएंसी है, या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डिवाइड है, वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुकी है जिसके होते हुए कोई भी हुकूमत आने वाली पाकिस्तान में इकोनॉमिक पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी में, लेजिस्लेशन के अंदर, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, ह्यूमन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट्स को कर्टेल करने के लिए, हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात के लिए, अमेरिका से मीनिंगफुल डायलॉग के लिए, चीन के साथ मीनिंगफुल डायलॉग के लिए, अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से डिलीवर नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक वाज़े तौर पर गवर्निंग स्ट्रक्चर बनना जो है वो मुश्किल हो चुका है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अगर हम गौर से देखें तो गालिबन उनकी एक थिंकिंग रही है जिसे मैं नाइव थिंकिंग समझता हूँ, जो नासमझी पे मबनी है। उन्होंने ये समझा कि मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को करप्शन और नॉन करप्शन में इस तरह से डिवाइड कर दूंगा जिस तरह से मजहबी स्कॉलर या मौलवी हजरात जो हैं वो दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब को डिवाइड करते रहे हैं माजी के अंदर। ये मुमकिन नहीं हो सका, ये था भी नहीं मुमकिन साउथ एशिया में, और उसमें उनको कोई खातिर कामयाबी जो है वो नहीं हो सकी है। ये ठीक है कि शहरों में बैठी हुई जो एक यूथ की नौजवान नस्ल है, मतबस तबके की, पढ़ी लिखी, वो उनके इन स्लोगन से बहुत मुतासर भी होती है, लेकिन पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो देही रूरल पॉपुलेशन है वो शायद इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं होती। लेकिन नीड ऑफ द आवर पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान को एक रिलीजियस नेशनलिज्म चाहिए। रिलीजियस नेशनलिज्म नहीं समझ आएगा लफ्ज़ आपको, मैं उसकी 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। एक, हमारे नेबरहुड में RSS और BJP की जो हुकूमत है, जिसके इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ये रिलीजियस नेशनलिज्म की एक एग्जाम्पल है, जहाँ हिंदू मत और मजहब के साथ एक निस्बतन मॉडरेट किस्म का पॉलिटिकल फैक्शन, एक मॉडर्न फैक्शन जो दर हकीकत मॉडर्न है, लेकिन उसकी सपोर्ट बेस जो है एक रिलीजियस
तस्वर के अंदर से, हिंदू मत के अंदर से डिराइव होती है। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी सियासी इकाई जो है वो खड़ी कर ली है, जिसने हिंदुस्तान को एक प्लेटफॉर्म पे मुतहद कर दिया। इससे पहले हिंदुस्तान में भी वीक इनइफेक्टिव कोएलिशन गवर्नमेंट्स बन रही थी। ये एक पॉइंट है। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। दूसरी एग्जांपल है तुर्की की, मुस्लिम ममालिक मुल्क तुर्की की, जहां अक पार्टी ने, AKP पार्टी ने 2000 के बाद से गुज़िश्ता 22 बरस में एक रिलीजियस नेशनलिज्म, जो इससे पहले से ग्रो कर रही थी, थ्रू आउट 80s और 90s से ग्रो कर रही थी, लेकिन उसको पावर नहीं मिली थी, तो उन्होंने उस रिलीजियस नेशनलिज्म के जरिए तुर्की को एक स्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो प्रोवाइड किया। इससे पहले अगर आप 30 बरस तुर्की को देखेंगे, 40 बरस 1960s, 70s, 80s, 90s का वो जो टाइम पीरियड है, उसमें तुर्की में कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती थी, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, कम्युनिस्ट, मॉडरेट वगैरह वगैरह, कभी फौज आ जाती थी, लेकिन वहां पर कभी भी कोई ऐसी इफेक्टिव स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाती थी जो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सके। पाकिस्तान को भी एक इफेक्टिव स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। अगर पाकिस्तान की कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी जैसे PMLN है या PTI है, PMLN का सबसे बड़ा जो वीकनेस है वो ये है कि उनके साथ एक एथनिसिटी का ऐसा लेबल लग गया है साइकोलॉजिकली कि वो पंजाब से बाहर कहीं खुद से खड़े होकर वोट नहीं ले सकते हैं और उनको एलाइज के बगैर वो हुकूमत नहीं बना सकते हैं। तहरीक इंसाफ में ये पोटेंशियल है कि वो कम से कम 3 सूबों के अंदर एक बेहतर पॉपुलैरिटी हासिल कर सकें, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है, जिसमें पंजाब है और उसमें कराची का शहर, क्योंकि अंदरूनी सिंध में वो पेनिट्रेट नहीं कर सके। लेकिन या तो तहरीक इंसाफ को या PMLN को पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस नेशनलिज्म और पॉलिटिकल एंटिटी देनी होगी ताकि पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो महाराज वजूद में आ सके। बहरहाल ये तो मेरा एनालिसिस है। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।